आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का दूसरा अध्याय, सजीव जगत में विविधता। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, सजीव जगत में विविधता से पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके घर के आसपास कौन-कौन से जीव पाए जाते हैं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरियां, मन और मनुष्य। हम तो मनुष्य हैं, तो ये जितने भी जीव हैं, क्या ये सभी एक समान हैं? रूप, रंग, आकार, खान-पान और रहने के स्थान के अनुसार ये क्या सभी एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों? और जिस तरह से ये होते हैं, तो इस प्रकार की जो विविधताएं होती हैं, सभी में अंतर होता है आकार, रूप, रंग और खान-पान में, तो यही सजीव जगत में विविधता कहलाती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आप क्योंकि आपकी नई-नई कक्षा है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए और साथ में जो आपको पिछला अध्याय मैंने पढ़ाया था, उसका भी रिवीजन करते रहिए। और कोई डाउट्स आपको समझ नहीं आ रहे हो, कोई समस्या आ रही हो किसी प्रश्न में, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य कर पाऊं। तो चलिए, हाँ, आपके घर के आसपास आपने देखे होंगे कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं, आपको बताइए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, बकरियां आदि अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है, क्या ये सभी जीव एक जैसे हैं? नहीं ना। इनके आकार, शरीर, रहने के स्थान और जीवन जीने के तरीके में अंतर होता है। इसी अलग अलग प्रकार को हम क्या कहेंगे? विविधता कहते हैं। इतना क्लियर है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सजीव और निर्जीव के बारे में हम जान लेते हैं। सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव जिनमें जीवन की विशेषताएं होती है, और निर्जीव जिनमें जीवन की विशेषताएं नहीं होती है। और सजीव कौन कौन से जीव हैं? मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी शरीरधारी जीव हैं जो हमारे आसपास हैं, वह सभी सजीव कहलाएंगे। निर्जीव जिनमें जीवन की विशेषताएं नहीं होती है, जैसे उदाहरण के लिए बताइए, पत्थर, मेज, किताब, पेन, पेंसिल इत्यादि। सजीवों की मुख्य विशेषताएं हम जानेंगे अब। सजीवों की विशेषताएं, सजीव की विशेषता क्या होगी? तो सजीव की विशेषताएं क्या होगी? भोजन, श्वसन, वृद्धि, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, प्रजनन, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। इतना क्लियर है? अब सजीव की विशेषताएं क्यों है? क्योंकि सजीवों को भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन करेंगे तभी उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा से ही हमारा शरीर कार्य करता है। पहला, भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है सजीवों को। भोज और सजीव श्वसन लेते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो और तीसरा क्या है हमारे पास? वृद्धि, क्योंकि सभी जीव, जितने भी जीव है, वह वृद्धि करते हैं, विकास होता है उनमें, गति करते हैं। क्या होता है? गति भी करते हैं। जैसे आप चलते हो, दौड़ते हो, घूमते फिरते हो, तो गति होती है। उद्दीपन की प्रति प्रतिक्रिया,
भी होती है, प्रजनन भी होता है। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि प्रत्येक जीव, छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक जीवों में प्रजनन पाया जाता है, प्रत्येक अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। प्रजनन की क्रियाएं होती है सजीवों में। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। आपने सुबह भोजन किया और शाम को या दोपहर को या फिर दूसरे दिन आप उस अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हो। तो ये क्रियाएं किसमें होगी? सजीवों में। अब निर्जीवों की विशेषताएं तो आपने देख ली कि निर्जीवों में किसी प्रकार के जीवन की जीने की विशेषताएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप सजीव का उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपने छुई का पौधा देखा होगा। जैसे आपके घर के आसपास या आपके घर में मौजूद होगा, छोटा छुई का पौधा होता है। जैसे आप उसे छूते हो, वह तुरंत प्रतिक्रिया करते हुआ सुखड़ जाता है और अपने आप को इकट्ठा कर लेता है। तो यह क्या होगा? उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है, सेंसिटिविटी। तो यह पौधों में, सजीवों में पाया जाता है। इतना क्लियर है? पौधों में विविधता, अगला हमारे पास क्या है पॉइंट? पौधों में विविधता। पौधों में विविधता ऐसे क्या तात्पर्य बताइए? सभी पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा झाड़ी नुमा होता है और कोई बहुत बड़ा वृक्ष होता है। तो आपने देखा होगा धनिया, आप मार्केट बाजार से लाते होंगे धनिया, पालक। तो छोटे छोटे पौधे होते, छोटे से शाखाएं होती है, छोटे छोटे नरम नरम कलियां होती है। अगर आप उसे मसलोगे तो वही नष्ट हो जाएंगे। झाड़ी नुमा पौधे आपने देखे होंगे। और बड़ा वृक्ष भी आपने देखा होगा, आम के वृक्ष हो गए, बरगद पेड़, नीम वगैरह जितने भी वृक्ष हैं, ये बड़े वृक्ष कहलाते हैं। छोटे सामान्य पौधे जो आपको मैं बताया, नरम तने वाले पौधे होते हैं, पालक, धनिया उदाहरण समझ लीजिए। झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे जिनकी कई शाखाएं जमीन से निकलती है, उदाहरण के लिए गुलाब, गुड़हल के पौधे। आपने देखा होगा छोटी सी एक कलम लगाते हो आप गुलाब की, और उसमें अनेक शाखाएं, अनेक प्रकार की शाखाएं निकल जाती है और उनमें फूल और फल भी लगते हैं। तो आपने देखा होगा ये झाड़ियां कहलाती है। और बड़े वृक्ष देखा होगा आपने जिसमें एक मुख्य रूप से तना होता है। इस प्रकार से एक मुख्य रूप से तना होगा और अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, तो ये वृक्ष कहलाते हैं। इतना क्लियर है? तो वृक्ष कैसे होते? बड़े और ऊंचे पौधे जिनका तना मजबूत होता है और काष्ठीय होता है, कठोर होता है। उदाहरण के लिए आम और नीम का वृक्ष। इतना क्लियर है? अगला हम समझ लेते हैं लता के बारे में। आपने लता या फिर सतह पर फैलने वाले पौधे देखे होंगे। लौकी के पौधे, या फिर आपने तरबूज के पौधे देखे होंगे, या फिर कद्दू के पौधे देखे होंगे, जो जमीन में फैल जाते हैं, पूरे लंबी जगह घेर लेते हैं। जमीन में फैलता हुआ पौधा है जिसे हम क्या कहेंगे? लताएं या फिर सतह पर फैलने वाले पौधे कहेंगे। जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए तरबूज, कद्दू आदि। अब आरोही पौधे कैसे होते हैं? आरोही पौधे जो सहारे की मदद से, किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। आरोही पौधे कैसे होंगे? जो किसी सहारे के मदद से ऊपर चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मटर और अंगूर। उदाहरण के लिए मटर और अंगूर। आपने देखा होगा जब तक इन्हें लकड़ी का सहारा या फिर किसी वृक्ष या तने का सहारा ना मिले, तब तक ये आगे नहीं फैलते हैं, ना ही बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? अब हम जानेंगे पौधों के मुख्य भागों के बारे में। पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बीज आदि। तो आप अपने एक पेड़ की डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल आदि। तो अब सर्वप्रथम हम जानेंगे जड़ के बारे में। जड़ क्या होती है?
या जड़ के कार्य क्या होते हैं? जड़ मुख्य रूप से मिट्टी के पेड़ का मुख्य भाग होता है जो मिट्टी में दबा होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है पौधों की मिट्टी को मजबूती से पकड़ना और मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषण करना। यह मुख्य रूप से जड़ का कार्य होता है। अगर जड़ मजबूती से मिट्टी को ना जकड़े या ना पकड़े तो क्या होगा? तना या पेड़ स्थिर नहीं रहेगा और वह गिर जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम अगला भाग लेंगे, तना। तना का क्या कार्य है और तना कैसा होता है? अब जड़ में भी दो प्रकार होते हैं। सॉरी, अब हम पहले तना के बारे में जानने से पहले हम अभी जड़ के मुख्य भाग जान लेते हैं। प्रकार कितने होते हैं? मूसला जड़ होती है और रेशेदार जड़ होती है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ वह जड़ होती है जो मुख्य रूप से एक जड़ होती है मूसल की भांति, और रेशेदार जड़ वह होती है जो एक जड़ से अनेक प्रकार की रेशेदार जड़ें निकलती है जो जकड़ के रखती है मिट्टी को, तो वह रेशेदार जड़ कहलाती है। वो मूसला जड़ के उदाहरण देख लीजिए, चना, सरसों और गाजर, ये भी मूसला जड़ के उदाहरण है। रेशेदार जड़ बहुत ही सी पतली जड़ें होती है, जिसमें आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं जब आप उचकाओगे तो उसके जड़ में बहुत सारे कोमल कोमल रेशे जैसे कमजोर जड़ें निकलती है, वह रेशेदार जड़ें कहलाती है। इतना क्लियर है? अब हम अगला भाग जानेंगे तना के बारे में। तना क्या होता है? तना के कार्य क्या होते हैं? पौधों को सहारा देना। आपने देखा कि जड़ तो मजबूती से पकड़ लेती है, लेकिन आप मजबूती से पूरे पेड़ को भी स्थिर रखना तने का मुख्य कार्य होता है। और तना क्या करता है? जड़ ने जो पानी और खनिज लवण अवशोषण किए हैं उनको मुख्य रूप से सभी भागों तक, पत्तियों तक और मुख्य मुख्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना करता है। इतना क्लियर है? और तने का मुख्य कार्य और क्या है? जब पत्तियां भोजन बनाती है तो पत्तियां भोजन बनाती है तो उसको जड़ और अनेक मुख्य भागों तक पहुंचाने का कार्य क्या कौन करता है? तना करता है। अब हम जानेंगे अगला भाग क्या है? पत्तियां। पत्तियों के बारे में हम जानेंगे। पत्तियां क्या होती है? पत्तियां, पत्ती पौधे का भोजन बनाने वाला प्रमुख भाग होती है। पत्तियां क्या होती है? पौधे का भोजन बनाने वाला प्रमुख भाग होती है। और पत्तियां भोजन कैसे बनाती है? पत्तियां भोजन सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश को पत्तियां अवशोषण करती है और CO2 और पानी और प्रकाश, इन तीनों के मिश्रण से क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? पौधों को भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से भोजन के लिए उन्हें क्या आवश्यकता होता है? पौधों को CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश में मुख्य रूप से आवश्यक उनके भोज्य पदार्थ हैं, जिनसे वह भोजन को बनाते हैं। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। फूल, फल, पत्तियां के बारे में जानकारी लेते हैं। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? फूल, फल और बीज प्राप्त होते हैं, और बीज से हमें क्या प्राप्त होता है? नया पौधा का विकास होगा। इतना क्लियर है? क्योंकि पौधों में भी प्रजनन होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन होता है, असेक्सुअल प्रजनन होता है। वह प्रजनन कैसे होता है? फूल, सर्वप्रथम फूल बनेगा और फूल से फल और फल से बीज, बीज से एक नया पौधा विकास होगा। जब उसे मिट्टी में हम दबाएंगे तो नया पौधा हमें प्राप्त होगा। इतना क्लियर है? अब अगला टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है, जंतुओं में विविधता। जंतुओं में विविधता से क्या तात्पर्य? जिस प्रकार पौधों में विविधताएं होती है, उसी प्रकार जंतुओं में भी विविधताएं होती है। कैसे? जैसे मछली
पानी में निवास करती है, हाथी जमीन पर निवास करता है और पक्षी आकाश और पेड़ पौधे पर निवास करता है। मेंढक पानी और जमीन दोनों पर निवास करती है और मनुष्य केवल जमीन पर निवास करता है। जंतुओं में आकार, शरीर की बनावट और भोजन और रहने के स्थान में अंतर होता है। क्या होता है? जंतुओं में आकार, शरीर की बनावट, भोजन और रहने के स्थान में अंतर होता है। जंतुओं में आकार, शरीर की बनावट, भोजन और रहने के स्थान में अंतर होता है। तो क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में विविधता आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है आवास। आवास से तात्पर्य है स्थलीय और जलीय। आवास कितने तरह से होता है और कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के आवास होते हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय से क्या तात्पर्य होगा? जो जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि जो है कहाँ निवास करते हैं? स्थलीय मतलब जमीन पर निवास करते हैं। और जलीय आवास से तात्पर्य क्या होता है? जो जल में निवास करते हैं, जैसे मछली, कछुए, जलीय पौधे आदि जो कि जल में पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? जिस स्थान पर कोई जीव रहता है, आवास से क्या तात्पर्य है? जिस स्थान पर कोई जीव रहता है और जहां उसे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मिलती है उसे आवास कहते हैं। जिस स्थान पर कोई जीव रहता है और जहां उसे जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होती है उसे आवास कहते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्थलीय और जलीय आवास से आपने जान लिया। अब हम जानेंगे अनुकूलन। अनुकूलन हमारा लास्ट टॉपिक है। अनुकूलन। अनुकूलन से तात्पर्य क्या है? अनुकूलन से तात्पर्य, अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवन जीने के लिए विशेषताएं मदद करती है। किसी विशेष वातावरण में जीव को जीवित रहने के लिए विशेष योग्यता या विशेषताएं मदद करती है, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। किसी विशेष वातावरण में जीव की जो विशेषताएं या योग्यताएं उसे जीवन जीने में मदद करती है वह अनुकूलन कहलाता है। इतना क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। मछली पानी में तैरने के लिए अनुकूल विशेषताएं होती है। क्या होती है मछली में? मछली को पानी में तैरने के लिए विशेष विशेषताएं होती है। उसमें पंख होते हैं जिससे वह तैरती है और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए उसमें गलफड़े पाए जाते हैं जिसके माध्यम से वह ऑक्सीजन जल में भी ग्रहण कर लेती है और वह सिर्फ पानी के अलावा किसी भी दूसरी परिस्थिति आवास में जीवित नहीं रह सकती। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल विशेषताएं उसमें मौजूद होती है। उसे में पानी को अवशोषित करके रखने की विशेष विशेषताएं उसके अंदर मौजूद होती है। वैसे ही कैक्टस पौधा है वह भी कम पानी में, कम और तेज धूप में भी और ऐसे वातावरण में अनुकूल विशेषताएं उसमें मौजूद होती है जिसके द्वारा वह जीवित रह लेता है। तो पहला उदाहरण आपने समझ लिया। मछलियां पानी में तैरने के लिए विशेष अनुकूल विशेषताएं पाई जाती है मछली में। ऊंट में भी रेगिस्तान में रहने के लिए विशेष अनुकूल विशेषताएं पाई जाती है। तीसरा, कैक्टस कम पानी वाले वातावरण के लिए अनुकूल विशेषताएं इसमें मौजूद होती है। आज हमने क्लियर इतना समझ लिया सजीव जगत में विविधताएं। ठीक है, मिलते हैं हम अगली कक्षा में।